फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, इवैल्यूएट नागमंडल एज अ प्ले। इवैल्यूएट नागमंडल एज अ प्ले स्लैश discuss the main theme of नागमंडल slash what are the multiple themes? What are the multiple themes in the Nagamandal? What are the multiple themes in Nagamandal? हो गया? चलिए देखते हैं। अर्पणा झा भी नहीं आ पाई है। बिगिनिंग, आपको क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग आंसर, आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट आंसर, और आपको क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स। तो आप तीनों के लिए मेंटली रेडी रहिएगा। शॉर्ट आंसर की तैयारी आप अलग से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा ये आपको नहीं पता है। तो अगर बेसिक चीजों की जानकारी होगी आपको किसी भी किताब की, तो शॉर्ट आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। गिरीश कर्नाड इज अ लीडिंग प्ले राइट, डायरेक्टर, नाटककार था, डायरेक्टर था, नाटक को डायरेक्ट भी करता था, एंड एक्टर ऑफ द कंटेम्पररी इंडियन थिएटर। और कंटेम्पररी इंडियन थिएटर में, समकालीन इंडियन थिएटर में अभी चल रहा है 2021 और मरा है ये शायद 2020 में या 19 में। कब मरा है? 19 में। तो इस दौरान 1980 के दौरान 1918-19 तक इसने थिएटर्स में भी एक्टिंग की है। फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ साथ इसने थिएटर में भी एक्टिंग किया। He contributed immensely to enrich the English theatre. इसने जबरदस्त योगदान दिया है, इंडियन थिएटर को कंट्रीब्यूट किया है, सिनेमा को। सिनेमा में तो आप लोगों को बताए थे कि टाइगर जिंदा है में इसका रोल था, मिस्टर शिनॉय का। आर्ट एंड कल्चर सभी में। His famous plays include ययाति, जो महाभारत की थीम पर आधारित है, हयावदन, एंड ऑफ कोर्स नागमंडल। और नागमंडल, ये तीन नाटक इसके बेहद प्रसिद्ध हैं, और सबसे प्रसिद्ध नाटक इसका ययाति है। चूंकि हम लोगों को नागमंडल पढ़ना है तो इसलिए हम लोग नागमंडल पर कंसंट्रेट करेंगे, बट हिज मोस्ट पॉपुलर प्ले इज ययाति, रिटन इन द ट्रेडिशन ऑफ एपिक थिएटर। नागमंडल जो है वह एपिक थिएटर की परंपराओं पर लिखा गया है, और ब्रेक्टियन प्ले या एपिक थिएटर को ब्रेक्टियन प्ले भी बोलते हैं। ब्रेक्टियन प्ले क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस टाइप ऑफ प्ले वॉज डेवलप्ड एंड प्रोमोटेड बाई जर्मन पोएट एंड प्ले राइट बर्टोल्ट ब्रेक्ट। ये बात हम लोग डे 1 को किए थे, वहीं पर आप मार्जिन में लिख लीजिए, बर्टोल्ट ब्रेक्ट, BERTOLT, बर्टोल्ट ब्रेक्ट, BRECHT, बर्टोल्ट ब्रेक्ट।
जर्मन प्लेराइट, जर्मन प्लेराइट, इतनी सी बात आप मार्जिन में लिख लेंगे तो आपको हमेशा पता रहेगा कि इसको ब्रेक्टियन प्ले क्यों बोलते हैं। यह नाटक नागमंडल एपिक थिएटर या ब्रेक्टियन प्ले के मॉडल पर लिखा हुआ है। अर्पणा झा आई कि नहीं आई जी? नहीं आ पाई बेचारी, क्या प्रॉब्लम है इसको पता नहीं, वही नहीं आई है, बाकी सारे लोग आ गए। तो यह नाटक लिखी हुई है एपिक थिएटर की परंपरा पर। एपिक थिएटर जिसे ब्रेक्टियन प्ले भी बोलते हैं, उस परंपरा पर लिखी गई है। अब दो शब्द आप यहां पर जान जाइए, फिर से हम लोग बात करते हैं। एक शब्द है, एक टर्म है एरिस्टोटेलियन ड्रामा। फिर बेचारी अटेम्प्ट ले रही है। एक प्ले है एरिस्टोटेलियन ड्रामा। ड्रामा के वे सिद्धांत, वे ट्रेडिशंस which have been suggested by the Greek philosopher Aristotle. ड्रामा के वे ट्रेडिशंस, वे प्रिंसिपल्स, वे सिद्धांत जो ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने सजेस्ट किए थे, उसको बोलते हैं एरिस्टोटेलियन ड्रामा। अब एरिस्टोटेलियन ड्रामा की क्या खूबी होती है? एरिस्टोटेलियन ड्रामा का मानना होता है, फिर नहीं आ पाई अर्पणा आई जी? हाँ आ गई। अर्पणा ऑडियो ऑन करो। यस सर। तुम किसी दूसरे नंबर से ट्राई करो, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे। एरिस्टोटेलियन ड्रामा में क्या माना जाता है? ड्रामा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ ऑन स्टेज। एरिस्टोटेलियन ड्रामा का सिद्धांत है कि ड्रामा जिसे स्टेज पर दिखलाया जा रहा है वह हमारे जीवन का रिफ्लेक्शन है। वास्तविकता दिखलाई जा रही स्टेज पर, ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। ये एरिस्टोटेलियन ड्रामा बोलता है। वेयरएज एपिक ड्रामा सेज, जबकि एपिक ड्रामा जो कहता है कि स्टेज पर जो कुछ भी हो रहा है वह इल्यूजन है, भ्रम मात्र है, भ्रम मात्र है। और जैसे ही दर्शक स्टेज पर हो रहे नाटक में खो जाता है, डूब जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, वैसे ही ड्रामा का डायरेक्टर दर्शकों को याद दिला देता है कि आप जो देख रहे हैं वह वास्तविकता नहीं है, वो कल्पना मात्र है। और ऐसा एपिक थिएटर में क्यों, कैसे करते हैं? या तो पर्दा गिरा करके, या कहानी हो रहा है अचानक अंधेरा हो गया स्टेज पर, फिर उजाला हो गया, या स्टोरी और म्यूजिशियन आपस में बातें करने लगे, स्टोरी और मैन आपस में बातें करने लगा, तो आपको बार बार याद दिला देता है कि आप जो स्टेज पर देख रहे हैं वो भ्रम मात्र है। तो ये कुछ फीचर्स को इस्तेमाल किया है इस नागमंडल में। इज अ फ्यूजन ऑफ मल्टीपल थीम्स। अब नागमंडल में कई विषयों पर यह नाटक लिखा गया है, कोई एक विषय नहीं है। इट सेंटर्स ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ रानी एंड नागा के चरित्र पर आधारित है, उसी पर केंद्रित है। रानी इज द वुमन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। मुख्य महिला चरित्र रानी है। She is a young bride who is neglected by her indifferent and unfaithful husband Apanna. कम उम्र की नई शादीशुदा लड़की है जिसको उसका पति अपन्ना नेग्लेक्ट करता है, इंडिफरेंट है, उदासीन है रानी की जरूरतों के प्रति। रानी के इमोशनल एंड सेक्सुअल जरूरतों के प्रति वह इंडिफरेंट है और अनफेथफुल है। किसके पास जाता है ये? एक कॉन्क्यूबाइन के पास जाता है, तो अनफेथफुल भी है। रानीज हस्बैंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम विथ हिज कॉन्क्यूबाइन। अधिकांश वक्त वह कॉन्क्यूबाइन के साथ बिताता है, एक प्रोस्टिट्यूट है उसके साथ बिताता
रानी डज नॉट नो अबाउट हर हस्बैंड्स अटैचमेंट टू द कॉन्क्यूबाइन। रानी को अपने पति की इस हरकत के बारे में पता नहीं है, बट शी इज सैड एट हिज इंडिफरेंस टू हर। लेकिन वह दुखी रहती है क्योंकि उसका पति उसके प्रति उदासीन रहता है। शी इज डेस्परेट टू विन द अफेक्शन ऑफ हर हस्बैंड। और अपने पति का स्नेह पाने के लिए वह बेहद, मतलब पति का स्नेह वो किसी न किसी हालत में पाना चाहती है। एट द सजेशन ऑफ कुरुदमा, कुरुदमा की सलाह पर अ ब्लाइंड वुमन, जो एक अंधी महिला थी एंड फ्रेंड ऑफ अपन्ना's मदर, और अपन्ना के मां की सहेली थी, रानी प्रिपेयर्स करी। रानी करी तैयार करती है लेस्ड विथ लव रूट, जिसमें वह एक जड़ी डाल देती है। उस जड़ी की प्रॉपर्टी है कि पीने वाला रानी से प्रेम करने लगेगा। Unfortunately, the curry is spilled on the nearby ant hill. दुर्भाग्यवश उस करी को रानी ने डाल दिया एंट हिल में, एंड नागा द किंग कोबरा ड्रिंक्स इट, और नागा उसे पी लेता है। इन द इवनिंग इट स्लिदर्स इनटू अपन्ना's हाउस। वह बाथरूम की नाली से रेंगता हुआ अपन्ना के घर चला आया, थ्रू द ड्रेन ऑफ द बाथरूम, एंड अज्यूम्स अपन्ना's फॉर्म, और अपन्ना के स्वरूप में आ जाता है। नागा फुलफिल्स द वॉइड इन रानीज लाइफ। नागा रानी के जीवन में जो कमी है उसको पूरा करता है। तो किस चीज की कमी है? पति और पति के प्रेम की, उसे पूरा करता है बाई void in Rani's life created by the indifference of her husband। वह कमी जो रानी के पति के उदासीन होने की वजह से उसकी जिंदगी में आया। She gets everything through Naga। रानी को नागा के माध्यम से सब कुछ मिल जाता है। She becomes pregnant। गर्भवती हो जाती है। She undertakes, she is brought before village पंचायत। उसे विलेज पंचायत के सामने लाया जाता है। शी इज अक्यूज्ड ऑफ अडल्टरी। उस पर आरोप लगता है अडल्टरी का। अडल्टरी कहते हैं जब कोई विवाहिता किसी अन्य पुरुष के संपर्क में रहती है। टू प्रूव हर इनोसेंस शी अंडरटेक्स स्नेक ओर्डील। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वह स्नेक ओर्डील में शामिल होती है, एंड कम्स आउट अनस्केथ्ड। और वह उसमें सफल होती है। खरोंच भी नहीं लगा उसे इस ओर्डील में। द विलेज एल्डर्स डिक्लेयर हर गॉडेस। गांव वाले इसे गॉडेस पुकारते हैं। देन द प्ले एंड्स। नाटक खत्म होता है, बट इट हैज मल्टीपल एंडिंग्स। नाटक में कई अंत हैं, लीविंग चॉइसेस फॉर द ऑडियंस। और ये नाटक के अंत ऑडियंस के लिए चॉइस छोड़ जाते हैं कि जिसको जैसा अंत पसंद है वैसा अंत वह स्वीकार कर ले। करेक्शन कीजिए, यहां पर देखिए कुछ करेक्शन होगा। लीविंग चॉइसेस फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड एन अप्रोप्रिएट एंड फॉर देमसेल्व्स। टू डिसाइड एन अप्रोप्रिएट एंड for themselves, to decide an appropriate, APPROPRIATE, appropriate end for themselves। कि हर दर्शक अपनी मन स्थिति के अनुसार, अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार एक अंत डिसाइड कर, एक अंत डिसाइड कर, जिसको जो सूट करे। कितना अंत है कहानी में? कितने एंड्स हैं? 3 मल्टीपल। जिसको जो सूट करता है वो एंड डिसाइड कर ले। अब जब हम लोग आंसर लिख रहे हैं तो कहानी क्यों लिख रहे हैं?
कहानी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास ढेर सारे विद्यार्थी हैं। हर विद्यार्थी की मेंटल कैपेबिलिटी अलग है। तो अगर कहानी आपको याद होगी तो फिर आगे की चीजें आप मैनेज कर लेंगे। अगर कहानी भी आपको पता नहीं होगी तो फिर चीजें मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। आगे देखिए, आगे फिर लिखिए, मार्जिन में लिख लीजिए, ऐड कर लीजिएगा। नागमंडल इज बेस्ड ऑन, लिख लीजिए, नागमंडल इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ feminism, the theme of feminism, FEMINISM। नागमंडल में जो मुख्य थीम है वह थीम ऑफ फेमिनिज्म है। दैट इज, अब फेमिनिज्म किसको बोलते हैं? It advocates, that is I.E. That is, it advocates, ADVOCATES, it advocates, ADVOCATES, it advocates the social, comma, political, comma, legal, and economic rights of women, and economic rights of women, and economic rights of women। नागमंडल का जो मुख्य थीम है वह फेमिनिज्म है। और फेमिनिज्म किसको बोलते हैं? स्त्रीवाद जिसको बोलते हैं, स्त्री विमर्श जिसको बोलते हैं, ऐसी थीम जिसमें स्त्रियों के आजादी की बात होती है। स्त्रियों के आजादी की बात मतलब कैसी आजादी? स्त्रियों को समान रूप से सामाजिक, राजनैतिक, कानूनी और आर्थिक अधिकार मिले। ज्यादा अधिकार की बात नहीं हो रही है। फेमिनिज्म हम लोग सेमेस्टर 5 में पढ़ेंगे। ज्यादा अधिकार की बात नहीं हो रही है। स्त्रियों का 33% रिजर्वेशन की बात नहीं हो रही है। स्त्रियों को समान अवसर मिले, पुरुषों के समान अवसर मिले। और कौन सा समान अवसर मिले? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक अवसर मिले समान। जो मुझे मिलता है अवसर, जो आपको मिलता है अवसर, वही अवसर आपकी बहन को मिले। मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वो बोलते हैं कि सर पापा भाई को कोटा भेज दिए हैं पढ़ने के लिए, इसलिए हम आपका फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो ये समान अवसर नहीं है। आपका भाई कोटा चला गया पढ़ने के लिए, उसके लिए पिता ने पैसों का संसाधन को जुटाया, लेकिन आपको फिर पढ़ने का भी पैसा नहीं दे रहे हैं न्यूनतम। कहां कोटा 3 लाख का एक्सपेंसेस और कहां हजारीबाग 3000 का एक्सपेंसेस। तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का ये शानदार नमूना है। आपके घर में रात में मटन बना और 1 कटोरा मटन बच गया, तो सुबह कौन खाता है उसको? पराठा के साथ आप खाते हैं या भाई खाता है? लड़कियां खाती है कि भाई खाता है? कौन खाता है? मटन खाते ही भाई खाएंगे, लड़के लोग चढ़वा जाती है।
और आप अगर हमको कहानी समझा रहे हैं कि नहीं सर हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है, तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, हमको बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, हमको बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। तो फेमिनिज्म इस बात को बोलता है, यहां पर रानी के समान अधिकार की बात है, और इसीलिए इस समान अधिकार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, समान अधिकार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर अपन्ना का कॉन्क्यूबाइन के पास जाना कोई बड़ा अपराध नहीं है, तो रानी का नागा से प्रेग्नेंट होना वो भी कोई बड़ा अपराध नहीं है। दोनों गलती कर रहे हैं, दोनों ही विवाहेतर संबंध में, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, दोनों को उचित नहीं ठहराया है, लेकिन बोलता है कि अगर वो अपन्ना के लिए अपराध नहीं है तो रानी के लिए भी अपराध नहीं है। और अगर अपन्ना की कॉन्क्यूबाइन उसी घर में आकर के रह सकती है, तो फिर रानी का प्रेमी भी उसी घर में आकर के रह सकता है, रानी के बालों में। ना हुआ है अंत में पंचायत ने जब देवी घोषित कर दिया रानी को, तो रानी अपने पति के साथ, बच्चे के साथ रहने लगी, और रानी की सेवा के लिए अपन्ना की कॉन्क्यूबाइन घर में नौकरानी के रूप में रहने लगी। अपन्ना का अपने कॉन्क्यूबाइन के साथ इस घटना के बाद क्या रिश्ता था, इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। तो रानी का भी नागा जब बाल में आकर के रहने लगा, तो फिर कैसा रिश्ता था उसकी भी चर्चा नहीं हुई। तो इक्वल सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक राइट्स की बात करता है ये किताब। इट टॉक्स ऑफ द इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। यह किताब बात करता है कि महिलाओं का इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, एंड एम्पावरमेंट और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है कि महिलाएं बंधनों से मुक्त हो, महिलाएं गुलामी से मुक्त हो, एंड एम्पावर्ड हो, उनका सशक्तिकरण हो। अब देखिए कि रानी के बारे में जैसे ही पता चला अपन्ना को कि रानी प्रेग्नेंट है, तो वह रानी को मार पीट रहा था। जैसे क्यों मार पीट रहा था? प्रेग्नेंट होने की वजह से या अवैध संबंधों की वजह से? अवैध संबंधों की वजह से सर, अवैध संबंधों की वजह से, इलिसिट रिलेशनशिप की वजह से मार पीट रहा था। इलिसिट रिलेशनशिप का परिणाम था प्रेगनेंसी। लेकिन क्या अपन्ना खुद पर कभी पछताया कि अरे मेरा भी तो इलिसिट रिलेशनशिप है? तो महिलाएं गुलाम रहे, तो उसके मुक्ति की बात करता है ये प्ले। एंड एम्पावरमेंट, और रानी को एम्पावरमेंट कैसे हुआ? पंचायत ने बतला दिया कि यह देवी है, तो ये उसका एम्पावरमेंट था। वही पति जो रानी को पीट रहा था, कंघी कर रहा था, जो बस कठोर हो गई हैं, जिसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं आ सकता है, उसको कायम रखने की महिला कोशिश कर। नीड होती है, पुरुष कॉन्क्यूबाइन के पास जाकर के अपनी सेक्सुअल नीड फुलफिल कर लेगा, हो गया मामला खत्म। देन हाउ विल द फैमिली रन? तो फिर परिवार कैसे चलेगा? परिवार कैसे चलेगा? तो इन सामाजिक वैल्यूज को ये महिलाएं प्रोटेक्ट करती हैं, और यही महिलाओं को हम लोग सताते हैं। तो उनके मुक्ति की बात करता है, उनके मुक्ति और उनके सशक्तिकरण की बात करता है। रानी, द क्वीन ऑफ लॉन्ग ट्रेसेस, रानी जो लंबे बालों की रानी है, इज मैरिड टू क्रूएल एंड इंडिफरेंट अपन्ना। उसका विवाह अपन्ना से हुआ है, जो बेहद क्रूर और रानी की जरूरतों के प्रति उदासीन है। कॉन्क्यूबाइन के प्रति तो उसके मन में बेहद प्रेम है। इनिशियली ही सरेंडर्स, शी सरेंडर्स टू हर फेट। इनिशियली के बाद कॉमा डाल दीजिए,
आरंभ में रानी अपनी किस्मत से समझौता कर लेती है, दिन भर कमरे में बैठ करके रोती है, पति आता है तो खाना खिला देता है, बस। लेटर शी अटेन्स द स्टेटस ऑफ गॉडेस, लेकिन बाद में उसको देवी का दर्जा मिल जाता है, एंड रिगेन्स हर सोशल स्टेटस, और वह सोशल स्टेटस हासिल कर लेती है। आप सोशल स्टेटस कैसे हासिल कीजिएगा? आपको कौन देवी बनाएगा? गांव देहात में बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि मंगल के मंगल देवी आती हैं उन पर, लेकिन आप कैसे करेंगे? तो आप अपने एजुकेशन से अपने आप को एम्पावर करेंगे, आप अपने नौकरी से अपने आप को एम्पावर करेंगे, आप अपने स्किल्स से अपने आप को एम्पावर करेंगे, आप अपने वेल्थ से अपने आप को एम्पावर करेंगे। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, ये किताब आपके लिए भी लेसन है। She could do this with the help of her lover Naga. इतना वह स्टेटस हासिल करती है अपने प्रेमी की मदद से, और प्रेमी कौन है? नागा, whom she accommodates in her life, showing a lot of courage, जिसे बाद में वह अपने जीवन में शामिल कर लेती है, काफी हिम्मत का प्रदर्शन करते हुए। कैसे शामिल करती है अपने जीवन में? अपने बालों में उसे जगह दे देती है। चाहती, आरंभ में क्या बोली कि तुम यहां पर क्यों आ गए, भागो जल्दी, उधर से निकलो। तो ये पहला एंड था। बाद में वो हिम्मत दिखाते हुए अपने प्रेमी को अपने दिल में जगह दे देती है, अपने बालों में जगह दे देती है, अपने घर में, अपने जीवन में जगह दे देती है। तो वह करेज का प्रदर्शन करती है। चलिए हम आपसे इस स्थिति की तुलना करते हैं। आपके लिए नागा कौन है? आपके जीवन में इस वक्त नागा का रोल कौन प्ले कर रहा है? आपके जीवन में नागा का रोल इस वक्त आपके पिता प्ले कर रहे हैं, आपका भाई प्ले कर रहा है। हु इज ट्राइंग टू एम्पावर यू, हु आर ट्राइंग टू इमेंसिपेट यू। आपको आपके पिता या भाई, आपके पिता शिक्षा दे रहे हैं, आपका भाई आपको ले जाता है कॉलेज पहुंचाने और छोड़ने, तो वो नागा का काम कर रहे हैं। These two figures are empowering you, आपको सशक्तिकरण कर रहे हैं, आपका इमेंसिपेशन कर रहे हैं। और विवाह के बाद पति बोलता है कि मायके नहीं जाना है, तो आप क्या बोलते हैं कि मेरे पिता ने बहुत कुछ मेरे लिए किया है, मैं भी उनके लिए करूंगी। आजकल लड़कियां विवाह के पहले लड़कों से पूछ लेती हैं कि मेरे पिता, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहेंगे, मंजूर है तो हमसे विवाह करो, नहीं मंजूर है तो विवाह नहीं करो। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इसलिए क्योंकि आप एम्पावर्ड हुए और आप इमेंसिपेटेड हुए। और जिस तरह से रानी ने नागा को अपने बालों में जगह दी, आप अपने माता पिता को अपने जीवन में जगह देते हैं। आज से 20 साल 30 साल पहले जिस व्यक्ति का बेटा नहीं हुआ करता था, उसके देखभाल की जिम्मेदारी भतीजा पर था, बेटियों पर नहीं था। लेकिन अब बेटियां ठाठ से अपने माता पिता को रखती हैं। तो ये एम्पावरमेंट और इमेंसिपेशन का नमूना है। और ये करेज लड़कियों में कहां से आया? एजुकेशन से आया, वो नौकरी कर रही हैं इसलिए आया, या वेल्थ से आया? लड़का को पता चला, पति को पता चला कि पिता की संपत्ति, ससुर की सारी संपत्ति अपने बेटी के नाम पे कर जाएंगे, तो ससुर की देखभाल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर, करेगा। तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, सोशल एम्पावरमेंट है कि लड़की एजुकेटेड है और वो अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो मेरे माँ बाप भी हैं। और लीगल एम्पावरमेंट है कि नहीं देखभाल कीजिएगा तो आप जेल चले जाइएगा। तो ये है, वो ये होता है।
दिस सिंबलाइजेस, रानी ने नागा को अपने बालों में जगह दी। दिस सिंबलाइजेस अ वुमन्स फ्रीडम। ये बालों में जगह दी ये मामूली घटना नहीं है, यह प्रतीक है महिला की आजादी का। दैट शोज द करेज ऑफ कंटिन्यूइंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इवन आफ्टर शी नोज द ट्रूथ। जो विवाहेतर संबंध को कंटिन्यू करती है हकीकत जानने के बाद भी। अगर देवदास की पारो एम्पावर्ड होती तो इतना बड़ा महल था, इतना बड़ा घर था पारो को कि एक कमरा वह देवदास को दे सकती थी और उसकी देखभाल कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसको घर के दरवाजे से ही बाहर निकलने के लिए नहीं दिया गया। क्यों? बिकॉज शी वॉज नॉट एम्पावर्ड, क्योंकि वह एम्पावर्ड नहीं थी। कोई जरूरी था कि पारो के पति को मालूम था कि पारो का प्रेम चल रहा है देवदास से? अरे गांव घर का आदमी है, अगर पेड़ के नीचे मर रहा है जाकर के देख लिए तो क्या दिक्कत है? तो पैट्रियार्कल सोसाइटी का यह नमूना है। नागमंडल इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ फेमिनिज्म। सॉरी, The play Nagmandal also raises the issues related to gender discrimination. इस नाटक में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी जुड़ी बातें शामिल है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब पुरुष और स्त्री में भेद। तो पुरुष और स्त्री में तो भेद हर हालत में है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? पुरुष और स्त्री में तो ऐसे ही जेंडर है, जेंडर का डिफरेंस है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? सर पुरुषों को ज्यादा, स्त्री को कम मानना सर। हाँ, पुरुषों को ज्यादा मानना और स्त्री को मानने की तो कोई बात ही नहीं है। मानने का तो झूठ झूठ बोल देते हैं हम भी अपना बाल बच्चा सबको कि तुमको ज्यादा मानते हैं तो उसको कम मानते हैं। वो सब बेकार की बात मत करो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस आधार पर भेद करना कि वह लड़की है। अगर पढ़ने जाना है शहर के बाहर तो बेटा जाएगा, बेटी नहीं जाएगी। और बेटा इसलिए जाएगा क्योंकि वह बेटा है, और बेटी इसलिए नहीं जाएगी कि यह बेटी है। दिस इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बहाना आप चाहे जो बनाइए कि लड़की जात है, कहां भेजेंगे, कहां रहेगी, बहुत दिक्कत होगा, डर लगता है बड़ा, आजकल का समय बहुत खराब हो गया, सब हवाबाजी है। इसको बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जन्म होते के साथ बेटा को बढ़िया ड्रेस पहना दिया गया और बेटी को फ्रॉक पहना दिया गया, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का नमूना है। छोटी बच्ची है तो खिलौना में उसको किचन का सेट ला करके दिए और बेटा को गन खरीद दिए, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का नमूना है। बेटा को कार खरीद के दे रहे हैं, अब बेटी को किचन सेट, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का नमूना है। बहन आपकी उपवास कर रही है रक्षाबंधन के दिन, आप मत कीजिए। 10 बजे राखी बांधेगी तो हम नहीं भूखे रह सकते हैं, हम कुछ खाएंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का नमूना है। तो ये सब है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नमूने। आपके साथ भेद सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज यू आर अ वुमन, और कोई वजह नहीं है। आप ज्यादा अक्लमंद हैं अपने भाई से, आप शारीरिक रूप से भी अपने भाई से मजबूत हैं, इसके बावजूद आपके घर में आपकी इज्जत भाई की अपेक्षा कम होगी। रानी सिंबलाइजेस द कंडीशन ऑफ अ टिपिकल इंडियन वुमन। रानी जो है वो कोई मामूली महिला नहीं है, वो समस्त भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। आप अपनी मां से पूछिएगा कि जब वो विवाहित होकर के आई थी आपके घर में तो आपके पिता उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे। घर में रख दिए और दिन भर पिताजी बाहर हैं, मां बाप का सेवा करो, सुबह 5 बजे उठ करके नहा लेना,
खाना बनाना है, झाड़ू देना है, पोछा देना है, और रात में माँ पापा का पैर दबा करके और तब सोना है। तो ये टिपिकल इंडियन वुमन का उदाहरण है। आप लोगों की स्थिति भले बदल गई है। आज भी घर में खाना बनाने का काम किसका है? भैया का? नो सर। पापा का? किसका काम है? मम्मी का। झाड़ू देना, मम्मी। पोछा करना, मम्मी। और का स्पेशलाइजेशन से आई है आपकी मम्मी। बाजार से सामान लाते हैं सर हम लोग। स्पेशलाइजेशन है मम्मी भाई का। लोग तो पानी भी नहीं लेकर पीता है। ये तो बाजार से सामान लाते हैं सर हम लोग। ठीक है, फालतू की बात मत करो कि बाजार से सामान लाते हैं। जो चीजें हैं उसको स्वीकारिए। एजुकेशन का मतलब होता है सीखना, थेथराई करना नहीं। थेथराई करना नहीं, सीखना होता है एजुकेशन का मतलब। स्पेशलाइजेशन करके आपकी मम्मी नहीं ना आई है कि बर्तन धोने में एकदम हम पैदाइशी एक्सपर्ट हैं और करके आई है, तो फिर आपका भी फर्ज है कि आप भी सीख लीजिए। जब हम आज के तारीख में कंप्यूटर सीख रहे हैं तो आप भी सीखिए। बर्तन का नमूना है कि बेटे को प्रेम हो गया किसी से तो ये सब गलती हो जाता है, और बेटी को किसी से प्रेम हो गया तो बेटी चरित्रहीन हो गई। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का नमूना है। रानी symbolizes the condition of a typical Indian woman who is kept in subordination, जिसे कि सबऑर्डिनेशन में, कंट्रोल में रखा जाता है, जिसे सबऑर्डिनेशन में रखा जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है टू द मेल्स ऑफ द फैमिली। परिवार के जितने पुरुष सदस्य हैं उसके कंट्रोल में रखा जाता है। भारतीय महिलाओं के साथ क्या होता है? जब तक वह छोटी बच्ची हैं तो किसके नियंत्रण में? पिता के नियंत्रण में। युवा अवस्था में किसके नियंत्रण में? पति के नियंत्रण में। और बुढ़ापे में किसके नियंत्रण में? पति अगर नहीं रहा तो पुत्रों के नियंत्रण में। उसे रहना है सबऑर्डिनेट टू द मेल्स, घर के पुरुषों के नियंत्रण में ही रहना है। When she is declared a goddess, when she is declared a goddess, जब से रानी को देवी डिक्लेयर कर दिया जाता है, देवी डिक्लेयर करने का मतलब है जिस क्षण रानी के पास सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक पावर आ जाता है, जिस दिन आप शहर के डीसी बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं, जिस दिन आप बैंक में पीओ बन जाते हैं या स्कूल में टीचर बन जाते हैं, उस दिन आप गॉडेस बन जाते हैं। द टिपिकली सप्रेस्ड इंडियन वुमन बिकम्स द न्यू वुमन। तो यह महिला, यह दबी कुचली भारतीय महिला क्या बन जाती है? न्यू वुमन। न्यू वुमन एक कंसेप्ट है। ऐसी महिलाएं, वन हु टेक्स हर ओन डिसीजंस, ऐसी महिला जो अपने फैसले खुद लेती है। अगर वुमन एसपी आ जाती है तो पूरा शहर प्रणाम मैडम करता है। तो शी इज अ कंसेप्ट ऑफ न्यू वुमन। बैंक में जाकर के आप महिला कर्मचारी के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं, तो वो एम्पावरमेंट है उसका, वो गॉडेस बन गई। गॉडेस मतलब कोई जरूरी नहीं है कि देवी देवता ही। who can assert and take vital decisions। न्यू वुमन मतलब ऐसी महिला जो अपने अधिकारों की बात कर सकती हो और अपने फैसले खुद ले सकती हो। आपकी मां तो अपना फैसला खुद नहीं ले सकती है। लाल रंग का साड़ी खरीदना है कि पीला रंग का, वो पापा डिसाइड करेंगे। तीज के समय में जाएगी साड़ी खरीदने के लिए दुकान में, पिताजी साथ जाएंगे और पिताजी बोलेंगे कि लाल वाला ठीक नहीं लग रहा है, पीला वाला ठीक लग रहा है, और आपकी मां पीला वाला लेगी। तो ये स्थिति है। आप कौन सा ड्रेस पहनेंगे कौन तय करता है? समाज के पुरुष। दुरानी अंडरटेक्स द स्नेक ओर्डील टू प्रूव हर चेस्टिटी। ठीक है, रानी ने भी स्नेक ओर्डील दिया अपनी पवित्रता को प्रूव करने के लिए।
आप भी स्नेक ओर्डील देते हैं बार बार अपनी जिंदगी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं नौकरी हासिल करने के लिए, वो तो एज गुड एज स्नेक ओर्डील है। और जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकले तो आप गॉडेस बन गए, जैसे ही इसने स्नेक ओर्डील कंप्लीट किया ये भी गॉडेस बन गई। इसने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए स्नेक ओर्डील में शामिल हुई। शी एट द सेम टाइम ब्लास्ट द मिथ ऑफ चेस्टिटी बाय डूइंग सो। और ये चेस्ट थी क्या, पवित्र थी क्या रानी? नहीं नहीं थी। नो सर। ये शी केम आउट ऑफ दिस ओर्डील सक्सेसफुली, वो इस ओर्डील से सक्सेसफुली बाहर निकली। और इसने दो बातें बतलाई। एक तो अगर आप परीक्षा देंगे, अगर आप जोखिम उठाएंगे, यू कैन अटेन द स्टेटस ऑफ गॉडेस। हम बार बार बोल रहे हैं कि गॉडेस का मतलब एम्पावरमेंट है। एक, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया, यूपीएससी दिया, तो यू कैन बी एन आईपीएस। और दूसरा, इसने मिथ को ब्लास्ट किया। कौन सा? कि चेस्टिटी जो है वो कोई मिथ नहीं है। चेस्टिटी जो है वो महिला के लिए कोई वर्चू नहीं है। रोज अखबार उठा लीजिए, बड़ी बड़ी हस्तियां आज इसके साथ रह रही हैं, कल उसके साथ रह रही है, परसों उससे डाइवोर्स हुआ, परसों उसके साथ रहने लगी। तो उनका गहना उनकी चेस्टिटी है या उनका गहना उनका गॉडेसहुड है? कि उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है। नुसरत जहां अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ रह रही है और प्रेग्नेंट है, टीएमसी की एमपी है, तो उसका गहना, उसका गॉडेसहुड उसकी चेस्टिटी है या उसका गॉडेसहुड उसकी ब्यूटी, उसकी विद्वता, उसकी सुंदरता, उसका एमपी होना या उसकी दौलत है? सर एमपी, दौलत, ब्यूटी, वो सब है। तो चेस्टिटी जो है वो एक मिथ है। अपन्ना पराई स्त्री के साथ संबंध रख करके भी चेस्ट था, तो फिर तो वैसा तो रानी के साथ भी होना चाहिए। द ऑडियंस नो दैट शी हैज बीन, करेक्शन कीजिए, यहां पर करेक्शन है, शी हैज बीन। ऑडियंस को तो इस बात को पक्का मालूम है कि वह फिजिकल रिलेशन में थी नागा से। बाकी दुनिया को मालूम हो चाहे ना हो, अपन्ना को मालूम हो या ना हो, पंचायत को मालूम हो या ना हो, ऑडियंस को तो मालूम था। बट शी इज नॉट अशेम्ड ऑफ इट। लेकिन रानी को इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है। रानी को भी पूरे प्ले में मालूम था कि वो क्या कर रही है, इसलिए अंत में उसने नागा को अपने बालों में जगह दी। लेकिन रानी भी कहीं पर शर्मिंदा नहीं थी। इनफैक्ट रानी बिलीव्स इन द स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल प्यूरिटी। वास्तव में रानी या न्यू वुमन जो है आज की, वो बात करती है स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल प्यूरिटी। मन पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, उसकी बात करती है। सच्चा प्रेम होना चाहिए। जाड़ा का दिन है, पूजा स्नान करके करना चाहिए। आप बिना स्नान किए हुए सर पर गंगा जल छिड़के और पूजा कर लिए और बोल दिए कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो क्या है? आप मानसिक प्यूरिटी की बात करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द प्ले नागमंडल इज लव एंड मैरिज। एक और इंपॉर्टेंट थीम है नागमंडल का, लव एंड मैरिज। तो पहला थीम क्या हो गया? फेमिनिज्म। दूसरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा लव एंड मैरिज। द नॉवेलिस्ट asserted that love is a universal feeling. प्रेम जो है यह यूनिवर्सल, विश्वव्यापी भावना है। And it can remain pure even if it is between a human being and a cobra. और यह प्रेम, यह रिश्ता पवित्र हो सकता है अगर इंसान और कोबरा के बीच हो तो भी। आप बहुतों को देखिएगा अपने कुत्तों से बेहद प्रेम करते हैं। अपने घर में तोता पाल रखा है, तोता अगर मर गया तो 3 दिन खाना नहीं खाएंगे। तो ये प्रेम इंसान और जानवर के बीच हो सकता है।
आपको अथाह प्रेम है अपने मोबाइल फोन से, तो ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है. That is why the playwright allows Rani to hide Naga in her long tresses forever. इसी वजह से रानी ने नागा को अपने बालों में परमानेंट जगह दी. The playwright also asserts that marriage is a union of souls, not of bodies. नाटक रानी के कथा के माध्यम से और कोबरा के कथा के माध्यम से यह बतलाता है कि विवाह जो है वह आत्माओं का मिलन है, विवाह शरीर का मिलन नहीं है, यह आत्माओं का मिलन है. रानी का विवाह तो हो गया था अपन्ना से और कानूनी पत्नी थी अपन्ना की, लेकिन दोनों के बीच कतई कोई प्रेम और संबंध नहीं था. उसका हृदय तो मिला किससे? नागा से. रानी मैरीज अपन्ना फॉलोइंग ऑल द रिचुअल्स. रानी की शादी अपन्ना से हुई थी तमाम रीति रिवाज का पालन करते हुए. तिलक भी हुआ था, मड़वा मटकोर भी हुआ था, विदाई भी हुआ था, सब हो गया था. हल्दी कलश सब हो गया था, घृतधारी. लेकिन इस विवाह का कोई मतलब नहीं था. द मैरिज ऑफ रानी एंड नागा कंटिन्यूज. लेकिन रानी और नागा के बीच तो कोई शादी नहीं हुई थी. हुआ था जी 7 फेरा कि 5 फेरा, कितना हुआ था? सर नहीं कोई हुआ फेरा था. नहीं. तो नो रिचुअल्स फॉलोड. दोनों के बीच कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं किया गया था. इवन आफ्टर अपन्ना बिकम्स हर स्लेव. अपन्ना जो है गुलाम बन गया, लेकिन फिर भी अपन्ना दिल में रानी के कभी नहीं रहा. ऑल दीज सिंबॉलिक हैपनिंग्स, ये प्रतीकात्मक घटनाएं जो है हमें बतलाता है कि मैरिज जो है वह यूनियन ऑफ सोल्स है, यूनियन ऑफ बॉडीज नहीं है. सेक्स एंड मदरहुड आर 2 अदर इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द प्ले. सेक्स एंड मदरहुड भी इंपॉर्टेंट थीम है इस नाटक का. Nagamandal ridicules the men who seek only sexual gratification, संतुष्टि from women. नागा उन पुरुषों का मजाक उड़ाता है जो स्त्रियों से सिर्फ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं. अपन्ना और कॉन्क्यूबाइन का क्या रिश्ता था? केवल सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का. लेकिन नागा और रानी के बीच क्या रिश्ता था? नागा जोखिम उठाता है रानी के लिए. पत्थर से नागा कुचला जा सकता था. नागा दिशा देता है रानी के जीवन को, बतलाता है ये करना है, वो नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है. नागा ने उसको सब कुछ दिया जिंदगी में. किसकी बदौलत? नागा की बदौलत. And deny the importance of love and trust of woman in family and personal relationship. तो उन पुरुषों का मजाक उड़ाता है जो केवल स्त्री को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट मानते हैं और ये कभी नहीं सोचते हैं कि स्त्री का प्रेम, स्त्री का विश्वास, व्यक्तिगत रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते भी इंपॉर्टेंट है. टू The void created by Apanna in the life of Rani is fulfilled by Naga. अपन्ना ने रानी के जीवन में जो शून्य पैदा कर दिया था उसे पूरा किया नागा ने. Though they knew that their relationship is illicit and unholy, दोनों को मालूम था कि उनका रिश्ता अवैध है, अनुचित है. Everything gets justified when Rani becomes mother. लेकिन सब कुछ ये भाव खत्म हो जाता है जैसे ही रानी मां बनी, क्योंकि मां जो है एक बेहद इंपॉर्टेंट फीलिंग है. The acceptance of Naga by Rani and giving him a permanent place in her hair confirms this. रानी ने नागा को अपने बालों में जगह दी, परमानेंट जगह दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि नागा उसके बच्चे का पिता था. और तो कोई वजह नजर नहीं आती है. सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए तो नहीं दी होगी. यहीं पर छोड़ते हैं. नेक्स्ट डे